नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एक साथ सम्यक रूप से साबुन तथा अपमार्जक को समझेंगे। चूँकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न निर्धारित तौर पर देखने को मिलता है और साबुन के जो रिएक्शंस है, ख़ास तौर पर इसकी जो निर्माण विधि है उससे संबंधित जो अभिक्रियाएँ हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी मानी जाती हैं। तो उसका सबसे सरलीकृत रूप मतलब एक ही वीडियो में पूरे साबुन को खलास करने का इरादा है हमारा और उसे समाप्त भी करेंगे। एक एक बात आपको समझाएंगे भी। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को दूर दूर तक और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग साबुन तथा अपमार्जक की। ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये साबुन को हम जनरली क्या मानेंगे, उच्च अणुभार वाले हैं। इसका मतलब इसमें एक हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जिसे आप कहते हैं, ये समूह जब जुड़ जाता है, बाकायदा आप इस चैप्टर में पढ़ते भी हैं, कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक क्या होता है COOH, जिसे आप क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब COOH में COOH की जगह सोडियम या पोटेशियम जुड़ जाता है तो वो पोटेशियम लवण बना लेता है। ये एक सामान्य तरीके से हम साबुन के बारे में जानते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि उच्च अणुभार वाले पूछा जाता है कि साबुन क्या है, तो आप सामान्य तौर पर यही बताएंगे कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अभी इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग साबुन को बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, कैसे साबुन बनकर तैयार होता है, तब आप ज़्यादा बेहतर इसे समझ पाएंगे हमारे समझ से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ें इसमें देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। फिलहाल साबुन का निर्माण कैसे होता है और साबुनीकरण क्या है उसको भी एक लाइन में देख लेते हैं। जब तेल या वसा की क्रिया, भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, तेल क्या है, वसा क्या है, कैसे इसकी क्रिया होगी, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। जब तेल या वसा की क्रिया NaOH या KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तब साबुन का निर्माण होता है। तो साबुन के निर्माण की जो सबसे मेन बात जो आपको समझने लायक है यहाँ पर कि तेल या वसा की क्रिया जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो साबुन क्या होगा, निर्मित होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। साबुन बनाने की ये जो प्रक्रिया है कि वसा या तेल की मदद से जब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सरल तौर पर ये हम समझें कि जब तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तब साबुन का निर्माण होता है और साबुन बनने की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ओके, आइए अब डिटेल और मुख्य बात जो है समझने लायक वो अब हम समझना शुरू करते हैं कि आखिर वसा क्या है, कैसे हम लोग साबुन बनाते हैं। बहुत डिटेल में समझेंगे और इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा अभी, चूंकि इसमें एक एक बात समझने लायक है। बहुत अच्छे से मैंने मेंशन भी किया और मैं समझाऊंगा अभी से बेहतरीन तरीके से, समझिएगा दोस्तों। ध्यान से समझिए, मैंने कहा वसा या तेल से जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तब आपका साबुन बनता है। तो फिलहाल वसा क्या है, तो वसा का यह सामान्य सूत्र आप याद रखिएगा, CH2O CO C17H35। वही चीज़ें मैंने तीनों जगह लिखी है, थोड़ा सा अणुओं में अंतर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। CH2O CO C17H35, नीचे भी मैंने वही चीज़ लिखी है CHO CO C17H35, उसके नीचे भी आइए तो CH2O CO C17H35। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस बीच में मैंने जहाँ CH2 है वहाँ CH लिखा है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी CH2O CO C17H35, नीचे भी CH2O CO C17H35 है। बीच में क्या है, सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, OCO C17H35 बिल्कुल सेम है, बस मैंने क्या किया देखो CH लिखा है। क्या लिखा है, CH लिखा है। बस इतना याद रखना, बहुत आसान है याद रखना, एक दो बार हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो इसे स्टीयरेट कहते हैं या इसे सामान्य तौर पर हम लोग वसा भी कहते हैं। याद हो जाएगा आपको, एक दो बार पढ़ेंगे CH2O CO C17H35, फिर आप CH2 नहीं लिखना, आपकी बात क्या लिख देना भाई, CHO CO C17H35, फिर CH2O CO C17H35। फिलहाल
एक भी अगर आपको याद हो गया है कि CH2O C17H35, तो बाकी सब आप लिख लेंगे क्योंकि सेम चीज़ें हैं, बस जहाँ CH2 है बीच में CH कर देना है। तो ये तो आपका वसा है। ये क्या है? वसा है। वसा का आपको सूत्र याद हो चुका होगा। अब मैंने कहा इसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे बच्चों, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिलहाल मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा हूँ। ये है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे आप भली भांति जानते हैं। अब देखिए मैंने 3NaOH लिखा है। क्या लिखा है? 3NaOH लिखा है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ देख रहे होंगे आप लोग कि मैंने ब्लू से लिखा है, वो भी आप बाद में समझ जाएंगे कि ब्लैक एंड ब्लू का यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसके साथ? स्टीयरेट अर्थात वसा के साथ। देखिए ध्यान से, CH2 CH CH2, बिल्कुल यही चीज़ है। यहाँ पर भी देखिए क्या है? CH2, फिर यहाँ पर क्या है? CH, नीचे भी क्या है? CH2। मैंने वही चीज़ तो लिखी है, CH2 CH CH2। बहुत ध्यान से देखिए, वही जो आपके, ध्यान से देखिएगा इधर अभिकारक जो है, देख रहे हैं ना, CH2 CH और CH2, मैंने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया है, CH2 CH और CH2। अब देखिए OH के पहले क्या लगा हुआ है? 3 सोडियम भी है, 3 हाइड्रोक्साइड भी है, मतलब 3 Na भी है, 3 OH भी है। तो इस OH का वितरण मैं तीनों के साथ कर दे रहा हूँ, CH2 के साथ भी कर दे रहा हूँ, CH के साथ भी कर दे रहा हूँ, और साथ ही साथ CH2 के साथ भी कर दे रहा हूँ। तो मैं इस OH का 3 OH था, तीनों का वितरण मैंने CH2 CH और CH2 के साथ कर दिया। तो ये देखो बाकायदा मैंने क्या लिख दिया भाई? CH2 लिख दिया, और CH के साथ OH लिख दिया, और इस CH2 के साथ भी मैंने क्या कर दिया है? OH लिख दिया है। ये तो आप समझ गए कि OH का मैं वितरण कर चुका। आपके पास अभी भी क्या बचा हुआ है? 3 सोडियम बचा हुआ है। बाकी भाग देखिए, इतना तो समझिए आपका टूट गया ना, CH2 ये, और ये CH, और ये क्या हो गया? CH2। इतना तो निकल गया क्योंकि CH2 CH और CH2 के साथ मैंने OH को जोड़ दिया है। बहुत आसानी से समझेंगे तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, याद नहीं करना पड़ेगा आपको। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? देखिए ध्यान से, तो सही से अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या बचा हुआ है भाई? कितना है? O बचा हुआ है, C बचा हुआ है, OC17 H35, यही सब बचे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं सबको मैनेज करूंगा। C कितने हैं आपके पास? तो अगर आप देख रहे होंगे C17 यहाँ पर भी है, C17 यहाँ पर भी है, C17 यहाँ पर भी है। तो मैंने C17 कितनी बार है? 3 बार हैं। तो मैंने देखो यहाँ क्या लिख दिया भाई? 3C17 लिख दिया। और H35 था तो H35 भी लिख दिया, 3 बार था तो ये देखो 3 के साथ लिख दिया, 3C17 H35। अब आपके पास बचा क्या है? C बचा है और 2 O बचा है। क्या बचा है? C बचा है, 2 O यहाँ पर भी C बचा है, 2 O यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक C बचा है, 2 O बचा है। तो COO, इसका मतलब तो यही कि C बचा है, 2 O बचा है, इसका मतलब COO। तो COO लिख दिया। और आपके पास Na कितना बचा है? 3। तो 3 Na है, तो 3 पहले तो लिखा गया, केवल Na आगे जोड़ दिया है। एक बार अगर फिर से आप रिएक्शन को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैं क्लियरली एक बार समझाने का आपको क्या करता हूँ? प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखें तो अच्छे से समझ जाएंगे। मैं इसे इरेज भी कर दे रहा हूँ। चीज़ों को एक बार मेरे साथ ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार और आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसे आपको शो करना होता है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे हमारे साथ तो कभी नहीं भूलेंगे, और याद करने का झंझट भी आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। एक और अच्छे तरीके से एक बार आपको और समझाता हूँ। हमें लगता है कि अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे और समझ भी जाएंगे अगर नहीं समझे होंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए बहुत ध्यान से, इस वसा को देखिएगा। ध्यान से क्या करिएगा? वसा को देखिएगा कि वसा का एक्चुअली में सूत्र क्या है। तो CH2O CO C17 H35, बिल्कुल वही चीज़ मैंने हर जगह लिखी है, बस बीच में CH2 की बजाय CH है। अगर एक भी स्टेप आपको याद हो गया है तो निसंदेह, अगर आपको क्या याद है? CH2O CO C17 H35, तो नीचे भी वही चीज़ रहेगी, बीच में भी वही चीज़ रहेगी, बस CH2 की बजाय CH रहेगा। आगे मैं क्या, किससे रिएक्शन कराना है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। चूँकि साबुन की परिभाषा ही क्या है? साबुन बनता ही कैसे है? जब आप किसी वसा या तेल से NaOH या KOH से रिएक्शन करा देते हैं तब साबुन का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने ये वसा लिखा, और वसा के सूत्र में मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूँ भाई? 3NaOH से। 3 सोडियम है, 3 हाइड्रोक्साइड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ कितना है? 3 हाइड्रोक्साइड है और 3 सोडियम है। मैं इस हाइड्रोक्साइड का वितरण करूंगा। इस हाइड्रोक्साइड का क्या करूंगा? ये जो हाइड्रोक्साइड OH देख रहे हैं 3 है, इसका वितरण मैं किसके साथ करूंगा? तो ध्यान से समझना बच्चों, ये CH2 देख रहे हैं, CH2 CH और ये CH2,
इसको अलग कर दे रहा हूँ। इस CH2 के साथ भी OH लगा दिया मैंने, ये देखो CH2 के साथ भी OH, इस CH के साथ भी OH और इस CH2 के साथ भी क्या OH लगा दिया मैंने। ये चीज़ें वही हैं, यहाँ पर मैंने उसके साथ OH का वितरण कर दिया। 3 OH था, तीनों को मैंने इसके साथ सेट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अब हमारे पास क्या क्या चीज़ कॉमनली देखने को मिल रहा है। देखिए C17H35, C17H35, C17H35 3 बार है, तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, 3 बार है तो मैंने बहुत जनरली क्या लिख दिया, यहाँ पर जनरली लिख दिया 3C17H35। बाकी आपके पास इसके अतिरिक्त क्या बचा हुआ है, तो 1C2O यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1C2O यहाँ पर, 1C2O यहाँ पर, 1C2O यहाँ पर, मतलब 1C2O। तो 1C2O कितनी बार आया है, 3 बार। तो ये देखो 3 पहले लिखा गया है, 1C2O मैंने लिख दिया, मतलब COO लिख दिया। अब यहाँ पर कितना सोडियम था, 3, तो यही सोडियम में जाकर के यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये देखो बच्चों जोड़ दिया है मैंने। और 3 कैसे, 3 तो पहले मैंने लिखा था, बस सोडियम लिख दिया है। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है ये इसी को हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। और आपका जो तैयार हुआ है C17H35 COONA, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों ये साबुन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, साबुन, जिसे हम लोग केमिकली सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। अब मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि ये साबुन सोडियम स्टीयरेट कैसे तैयार हुआ, और इसके सूत्र को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये रिएक्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ध्यान से देखोगे बच्चों तो एक बात क्लियर हो जाएगी। 1-2 बार अगर आपको न समझ में आए या कोई कॉम्प्लेक्स हो कहीं पर, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और 1-2 बार वीडियो आप देखेंगे रिपीट करके तो अवश्य आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साबुन की संरचना, हाँ ये कई बार होता है, किताबों में आपको दिया भी होता है, लेकिन आप इसका मतलब नहीं समझ पाते कि यार जिग जैग किस प्रकार से ये ड्रॉ किया गया है और इसका क्या मसला है। एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जब भी आप सोप के बारे में लिख रहे हैं या कोई डिटेल या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको जरूर ही उसकी अणुसंरचना बतानी चाहिए और लिखनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप को भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ये क्या स्ट्रक्चर है, मैंने कोई ऐसे ही रैंडम स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया है, इसमें कई बातें हैं जो समझने लायक हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एक्चुअली में अभी आपने सोप का जो फार्मूला देखा है, एक सेकेंड, अभी आपने जो सोप का फार्मूला देखा है तो आपने क्या देखा था भाई, तो आपने देखा था कि ये C17H35 COONA, यही है ना आपका फार्मूला, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 17। तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी कार्बन कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। याद रखिए साबुन का फार्मूला तो आप देख ही रहे हो, साबुन का फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे कि साबुन का फार्मूला भाई C17, ध्यान से देखिएगा, ये याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में वैसे भी पूछा जाएगा, ऑप्शनल भी हो सकता है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से। C17H35 एकदम याद हो जाएगा, कई बार आप ऐसे लिखोगे और देखोगे तो COONA, यही फार्मूला आपका क्या है भाई, तो ये फार्मूला है आपका साबुन का, और इसे साधारण केमिकली हम लोग सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं। तो C17 आना अनिवार्य है, कोई भी स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए बच्चों, C17 आना चाहिए। तो अब देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है एक्चुअली में इसमें भी क्या है, C17 है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार आपको समझाता हूँ, देखो कैसे आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बनाना है, क्यों, वो कारण अभी आप समझ जाएंगे। कई बार आप किताबों में या क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखते हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी ऐसे ही जिग-जैग ड्राइंग कर देते हैं आपके सामने, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप उसको समझिए, आपको केवल 17 कार्बन दिखाने हैं, याद रखना, और हर टर्न पर एक कार्बन है, हर एक जैग पॉइंट पर याद रखिए। जैसे यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है, हर मोड़ पर क्या है, एक कार्बन है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अगर आप काउंट करोगे हर जगह कार्बन लिखकर बच्चों, तो आपको कितने कार्बन मिल जाएंगे, तो आप देखोगे 17 कार्बन आपको आसानी से मिल जाएंगे। कितने कार्बन मिल जाएंगे, 17 मिल जाएंगे। ध्यान से अगर आप काउंट कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये देखो यहाँ पर 17 कार्बन आकर आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। हर मोड़ पर मैंने एक कार्बन बैठाया है। तो 17 बार ये जो टर्न आप देख रहे हैं जैक का, जिग जैग जो मैंने बनाया हुआ है, ये इसलिए ही मैंने इतनी बार इसको बनाया है जिससे मैं 17 कार्बन यहाँ शो कर सकूं। तो ये जो जिग जैग बनाया गया है एक्चुअली में ये कार्बन को शो करने के लिए बताया गया है। अब आप समझ गए होंगे एक्चुअली में ये जिग जैग ड्राइंग क्या है, ये स्ट्रक्चर में जिग जैग क्यों बना रहता है। अब आप अपना फार्मूला देख रहे हो, C17 तो है ही है,
अब इसी कार्बन के साथ जब चूंकि ये हाइड्रोकार्बनिक कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला पार्ट जो जिगजैग वाला देख रहे हैं, तो कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन रहेगा ही। जब आप 17 कार्बन व्यवस्थित करेंगे बच्चों तो अपने आप बॉन्ड बनाएंगे तो 35 हाइड्रोजन उसमें आ जाएगा। अब रही आगे की बात, ये वाला पोर्शन देखिए COONA, तो ये देखिए C है, O है और एक O यहाँ है और Na यहाँ है। तो एक्चुअली में जो COONA है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यही क्या है आपका COONA। अब जो इसमें खास बात है, ये जो जिगजैग पार्ट आप देखते हैं इसको जल विरोधी कहा जाता है। याद रखिए, वैसे भी जो चीज़, जो स्ट्रक्चर, जो पदार्थ जल विरोधी होता है वो वसा स्नेही होता है। वसा स्नेही होने का मतलब उसका फैट इंटरेक्शन होता है, मतलब उसका वसा से लगाव होता है और जल से विरोध होता है। तो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो पूरा का पूरा, ये C17 और H35 वाला, कौन सा C17 H35 वाला पोर्शन, ये जो कहलाता है ये वसा स्नेही कहलाता है, जल विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है? वसा स्नेही कहलाता है, जल विरोधी। वहीं पर जो COONA वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला बच्चों जो पोर्शन है ये COONA वाला, ये जल स्नेही होता है, वसा विरोधी होता है। वसा का विरोध करता है और जल से इसका इंटरेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये COONA वाला पोर्शन जल स्नेही और वसा विरोधी होता है। एक एक बातें बहुत अच्छे से देखते चलिएगा। ये अब स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे कि साबुन की अणु संरचना या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोप इस तरीके से क्यों बनाया जाता है। अब आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जो आपको समझना चाहिए, जो साबुन से जुड़े हुए या आप मार्जक से जुड़े हुए, सोप एंड डिटर्जेंट से संबंधित ये बातें हैं। इनको हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे साबुन की जो स्वच्छीकारक क्रिया है, मतलब साबुन किस प्रकार से चीज़ों को स्वच्छ करता है, पदार्थों को, कपड़ों को, या किस प्रकार से उसकी क्लींजिंग प्रोसेस क्या है उसकी। तो जो इसकी क्लींजिंग प्रोसेस होती है साबुन की, मतलब एक प्रकार से क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ सोप इज नोन एज मिसेल। साबुन की जो स्वच्छीकरण की क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो साबुन के स्वच्छीकरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, मिसेल। ये बात याद रखेंगे। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि साबुन के स्वच्छीकरण में किस आयन का बड़ा योगदान होता है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन, क्योंकि साबुन के निर्माण में सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो कौन सा आयन उत्तरदायी होता है, तो सोडियम या पोटेशियम आयन भी होता है। तो ऐसे भी प्रश्न घुमाकर कभी पूछा जा सकता है, तो आप अपने दिमाग पे रखेंगे इस बात को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात उठती है कि साबुन कितने तरह के, तो वैसे तो अगर आप उनके तमाम गुणवत्ताओं को या पूरक पदार्थों को ध्यान में रखेंगे तो कई तरह के उसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मूल अवधारणा के हिसाब से साबुन तो दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों। एक क्या होता है, मृदु साबुन होता है, तो दूसरा क्या होता है, कठोर साबुन होता है। तो ये जो मृदु साबुन है जरा उसको समझ लेते हैं, ये सॉफ्ट सोप क्या होते हैं और हार्ड सोप क्या होते हैं। तो जो ध्यान से इसके क्लासिफिकेशन को देखिएगा, तो मृदु सोप जो होगा उसमें KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। सॉफ्ट सोप में, ये तो याद रखिएगा, मृदु साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, उपयोग होता है। ये सॉफ्ट सोप है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, उपयोग होता है। और ये किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये नहाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस चीज़ के लिए, नहाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर बाथिंग। ओके, और ये सुगंधित भी होता है। आप देख चुके होंगे नहाने वाले साबुन कैसे होते हैं, सुगंधित होते हैं। इसमें कुछ पूरक पदार्थ मिले होते हैं, मतलब पूरक पदार्थ का मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट मटेरियल डाला जाता है इसमें। कॉम्प्लीमेंट मटेरियल का मतलब जैसी ज़रूरत है सॉफ्ट सोप में, जैसे अच्छा तेल, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के ऑलिव ऑयल्स वगैरह जो भी है, अलग अलग तरीके के तेल या वनस्पतियां इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं जो पूरक पदार्थ होते हैं। कुछ सुगंध के लिए फ्रेग्रेंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। इसे चिकना बनाने के लिए पदार्थों का यूज हो सकता है। कुछ सोडा का प्रयोग किया जा सकता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए यूज किया जा सकता है। ग्लिसरॉल वगैरह की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ये सब तमाम चीज़ें होती हैं वो पूरक पदार्थों के अंतर्गत आती हैं। वहीं कठोर साबुन की अगर हम लोग बात करेंगे, हार्ड सोप की बात करेंगे, तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, किसमें, कठोर साबुन में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं कठोर साबुन का, तो कपड़ा धुलने में किया जाता है। सुगंधित नहीं होते हैं, कोई इधर उधर छोटे मोटे फ्रेग्रेंसेज यूज कर लिए जाएं, एक अलग बात है। आजकल चूँकि बड़ी प्रतिस्पर्धा है सोप इंडस्ट्रीज़ में भी, तो इस तरीके से कठोर साबुन में भी थोड़े बहुत प्रयास किए जाते हैं कि एक फ्रेग्रेंस डाली जाए।
लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो कठोर साबुन में कोई फ्रेग्रेंस की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है और डाला भी नहीं जाता है, चूँकि उसमें फ्रेग्रेंस वगैरह मेंटेन करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपनी जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो एक तरीके का व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उससे बचा जाता है थोड़ा सा। इसलिए इसमें फ्रेग्रेंस का यूज हम लोग कम करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें पूरक पदार्थ जैसे चीज़ों की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, तो पूरक पदार्थ कुछ होता नहीं, इसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि पूरक पदार्थ तो उसे चिकना बनाने के लिए एनॉल बहुत सारे तरीके से उसको एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका है, मोहक बनाने का एक तरीका है, जो कि कठोर साबुन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक का कार्य भी एक्चुअली में वही है जो साबुन का कार्य है, लेकिन जैसे आप सोप में देखते हो कि कई प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग हम लोग साबुन में करते हैं, जैसे वसा का, तेल का, ये सब तो प्राकृतिक पदार्थ है, वनस्पतियां हैं, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अपमार्जक में याद रखिएगा ये थोड़ा सा ज़्यादा केमिकल से भरा हुआ होता है और इसको आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट होते हैं। मतलब अगर आप और इस तरीके से समझे तो ये मोनोकार्बोलिक अम्लों के अमोनियम सल्फेट, याद रखिएगा किसके, अमोनियम सल्फेट, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बल्कि इसमें अमोनियम सल्फेट का मिश्रण होता है और ये कृत्रिम प्रकार से, इसमें ज़्यादा कृत्रिम पदार्थ ही होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अब ये भी बात एक उठती है कि अपमार्जक बेहतर कि साबुन। तो कई कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अपमार्जक डिटर्जेंट ज़्यादा बेहतर होते हैं किससे, साबुन से, चूँकि इसमें कोई नेचुरल पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे नेचुरल पदार्थ आपके सुरक्षित होते हैं, खाने के लिए वनस्पतियों का उपयोग हो जाता है। तो एक प्रकार से ये एक सफिशिएंसी मेंटेन करते हैं किसकी, वनस्पतियों की। एक तो ये भी कारण है और दूसरा ये कठोर जल में भी काम करते हैं। अपमार्जक कहाँ काम करते हैं, कठोर जल में। ये बिंदु याद रखना बच्चों कि कठोर जल में साबुन नहीं काम करता है। कठोर जल में कौन नहीं काम करता, साबुन आपका कठोर जल में काम नहीं करता है। कठोर जल में ये काम नहीं करता साबुन, जबकि कठोर जल में अपमार्जक काम करता है। तो कठोर जल का मतलब एक प्रकार से जो हैवी वाटर, हार्ड वाटर होते हैं, उनके साथ ये काम नहीं करता, झाग नहीं देता साबुन आपका। वहीं अपमार्जक क्या करेगा, कठोर जल को भी मृदु बना देता है और उसमें ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कई बिंदु ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अपमार्जक को ज़्यादा महत्व देते हैं साबुन की अपेक्षा। ये कारण उसके मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप समझ गए होंगे एक एक करके सारी बातों को। तो मैंने साबुन और अपमार्जक बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने डाल दिया है। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो निसंदेह से शेयर करो, हर एक विद्यार्थी के पास पहुँचाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बेहद ही नज़दीक आ रहे हैं और सब आप इसका फ़ायदा उठाइए। मेरी मेहनत का केवल एक ही उद्देश्य है कि इसका सबको आपको सम्यक रूप से क्या मिले, लाभ मिले। एक बार अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो निसंदेह आप इसमें 100% यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ऊर्जा में रहिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, लगातार कॉन्टैक्ट में रहिए। टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।